फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं अब्दुल एक तोहफा लेकर मधुसूदन मिश्रा के घर जाता है, लेकिन मधुसूदन मिश्रा कानून की तीसरी किताब थी, वो पार्सल को पूरा ठोक बजाकर देखता है और फिर उसको अब्दुल से ही खुलवाता है। उसमें एक महंगी घड़ी थी। मिश्रा जी घड़ी देख ही रहे थे कि अब्दुल वहां से खिसक लेता है। घड़ी वाले बॉक्स में अब्दुल करीम तेलगी ने अपना मोबाइल नंबर भी डाला था। रात को बोपॉट और छतरे अब्दुल को बताते हैं कि स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीन को 3-4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। फिर अफसरों के आगे उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर मधुसूदन मिश्रा की निगरानी में सभी पार्ट्स को ऑक्शन में लाया जाता है और अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन जो सबसे जरूरी पार्ट है यानी प्लेट्स, वो ऑक्शन में नहीं जाती क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए भूल जाओ इस प्लान को। लेकिन अब्दुल कहता है कि मेरे होते हुए चिंता मत करो। फिर अगले दिन अब्दुल के पास मधुसूदन मिश्रा का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब्दुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब वो अंदर जाता है तो मिश्रा जी उसे कहते हैं कि तुम घड़ी देकर मेरा ईमान खरीदना चाहते हो। फिर मिश्रा जी उसे गले से पकड़ लेते हैं और बेइज्जत करके उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब्दुल के साथ ही उसे समझाते हैं कि तुम जेल जाते जाते बचे हो। अब्दुल कहता है यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को पैसा तो किसी को रुतबा और इज्जत। हर इंसान की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है। अगर पैसा कमाना है तो पहले उसको इज्जत दिलवानी पड़ेगी। फिर वह तुकाराम के पास जाता है। तुकाराम कहता है कि अगर उसका प्रमोशन करवाना है तो 20-25 पेटी लगेंगी। फिर अब्दुल कहता है कि मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ, आप 4 दिन बाद एयरपोर्ट पर आ जाना। फिर अब्दुल अपने घर के बाहर बैठकर अपनी वाइफ के घर से बाहर निकलने का वेट करता है और जैसे ही उसकी वाइफ घर से बाहर जाती है, अब्दुल घर में जाता है और वहां से छुपाया हुआ एक बैग निकालता है। उसमें उसने इमरजेंसी के लिए कुछ रुपए छुपा रखे थे। फिर वो अपने मकान के पेपर्स लेता है और उन्हें एक लाला के पास गिरवी रख देता है। अब उसके पास करीब 25 लाख रुपए हो गए थे। फिर वो तुकाराम के साथ दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर को जाते हैं। वे कैबिनेट मिनिस्टर से मधुसूदन मिश्रा के प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन मिनिस्टर उनको डांट कर भगा देता है। मिनिस्टर का असिस्टेंट पी गुप्ता उन लोगों को अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि यह काम मुझ पर छोड़ दो। फिर अब्दुल बिना किसी गारंटी के 25 लाख का रिस्क ले लेता है और सारे पैसे कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट पी गुप्ता को देकर आ जाता है। इस बात के लिए जेकेवी उसे डांटता है, लेकिन अब्दुल कहता है ऐसा बनाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तभी अब्दुल के पास पी गुप्ता का फोन आता है और वो खुशखबरी देता है कि प्रमोशन लेटर मिल गया है। अब्दुल फिर से मधुसूदन मिश्रा के घर जाता है और उन्हें बधाई देता है, लेकिन मिश्रा जी अब्दुल का लाया हुआ सामान डस्टबिन में फेंक देते हैं। जब मिश्रा जी अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो सब लोग उनका स्वागत तालियों से करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। अब मिश्रा जी को पता चल गया था कि वह जनरल मैनेजर बन गए। मिश्रा जी फिर से अब्दुल को डांटने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैंने 10 साल मेहनत की तो भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला और एक बदमाश ने एक झटके में मेरी ईमानदारी खरीद ली। अब्दुल कहता है आपको जो प्रमोशन मिला है इसके आप हकदार थे, जिस सिस्टम ने 10 साल तक आपकी काबिलियत नहीं पहचानी। अब आपको उस सिस्टम के साथ रहना है या जिसने एक झटके में आपकी काबिलियत पहचान ली उसका साथ देना है। अब फैसला आपका है। फिर मिश्रा जी घर जाकर डस्टबिन में से वह गिफ्ट उठाकर दे हैं। उसमें जनरल मैनेजर की नेम प्लेट थी जो अब मिश्रा जी ने घर के बाहर लगा ली थी। अब मिश्रा जी उनके साथ मिल गए थे और उन्होंने एक सही मशीन को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इस मशीन को भी पहले की ही तरह अलग अलग हिस्सों में नीलाम कर दिया जाएगा। ये पार्ट्स उनको मिलेंगे जो सबसे बड़ी बॉडी लगाएंगे। इसलिए सलीम, सुलेमान, जुवेनाइल, जेके और अब्दुल, इन पांचों के नाम से अलग अलग कंपनी रजिस्टर करवाई जाती है। फिर वे ब्लैंक बिड सबमिट करते हैं ताकि जिसने भी सबसे बड़ी बोली लगाई हो ऑफिसर उससे भी बड़ी बोली खुद लगा ले, क्योंकि वो भी अब्दुल के हाथ बिक चुका था। फिर उस मशीन के सारे पार्ट्स उन पांचों की कंपनियों को ही मिल जाते हैं। यह सारा काम मधुसूदन मिश्रा की देख रेख में ही होता है। प्रोसीजर के हिसाब से सारी प्लेट्स को ऑडिटर के सामने ही कट करना पड़ता है, लेकिन मधुसूदन मिश्रा असली प्लेट्स की जगह नकली प्लेट्स को डिस्ट्रॉय करवा देता है और असली प्लेट्स को वो अपने घर ले जाता है। फिर उस मशीन के सभी अलग अलग पार्ट्स मुंबई में चाचा की प्रेस में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर वे भोपट और खतरे की मदद से मशीन को असेंबल कर लेते हैं, लेकिन उस सामान में प्लेट्स नहीं थी। फिर जब अब्दुल मधुसूदन मिश्रा से बात करता है तो मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे उचित कीमत नहीं मिल रही और वो कीमत ही 21 लाख रुपए। फिर अब्दुल कहता है कि 21 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन आप यह हार रख लो, जैसे ही पैसा आया सबसे पहले आपको ही दूंगा। फिर वे उस पेपर में यूज होने वाली इंक का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद वे कॉटन बेस्ड पेपर लेने पहुंच जाते हैं। इस पेपर का सिर्फ 2 ही जगह इस्तेमाल होता था, एक तो स्टैम्प पेपर में और दूसरा कॉलेज की डिग्री में। जब वे पहला पेपर छाप कर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं तो भोपट कहता है बधाई हो, आप बाप बन गए, स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। अब फाइनली अब्दुल ने वो काम कर दिया था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फिर अब्दुल भराने के पास जाता है। जेल से आने के बाद वो पहली बार भराने के पास गया था। अब्दुल कहता है कि मुझे मेरे सभी साथियों के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन भराड़े उससे बात करने में भी डर रहा था। फिर अब्दुल उसे दिखाता है कि उसके सभी पुराने साथी आज भी उसी के साथ हैं, यानी काम करो तो खुलकर करो वरना ना करो। अब अब्दुल अपना नया ऑफिस को लेता है। सभी रिश्तेदार आते हैं, शौकत भाई भी आते हैं। शौकत भाई अपनी बेटी को कहते हैं कि एक स्टैम्प पेपर बेचकर 5-10 रुपए बचते होंगे, इसमें ऑफिस खोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब्दुल ने स्टैम्प पेपर बेचकर कितना माल जमा कर लिया है। अब सुलेमान नई बाइक लेकर आता है। फिर अब्दुल उसे धमकाता है कि हमें लोगों को अपने ऊपर शक नहीं होने देना, हम दौलत के चौकीदार हैं, मालिक नहीं। अब्दुल कहता है खाली मुंबई से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूरे इंडिया में पेपर बेचने होंगे। अब्दुल का बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसने खुद का कुबेरा का किला बना लिया था। अब तो उसने हजारों लोगों को जॉब भी दे दी थी। वे स्टैम्प पेपर भेजा करते थे। अब अब्दुल ने अपने भाई सलीम को कर्नाटक में ऑफिस खुलवा के दे दिया। अब यह पैसे कमा नहीं रहे थे बल्कि बना रहे थे। अब्दुल भी खुश था और उसके सारे लकड़बग्गे भी खुश थे। अब्दुल ने वापस अपना सिस्टम सेट कर दिया था और इस सिस्टम का रिमोट अब अब्दुल
के ही हाथ में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्नाटक में भी बहुत सारे लकड़बग्घे हैं जो भूखे हैं। फिर अब्दुल बैंगलोर जाता है और वहां फाहिम शेख से मिलता है जो एक करप्ट मिनिस्टर था। मिनिस्टर उसे अपने सभी धंधों में 10% इन्वेस्ट करने को कहता है। अब्दुल मान जाता है। फिर अब्दुल सलीम को कहता है कि अगर सिस्टम से भिड़ना है तो अपने पास भी जनता की भीड़ होनी चाहिए, जिसके पास लोगों की भीड़ होती है उसे कोई भी छू नहीं पाता। फिर अब्दुल सलीम को कहता है कि पूरे खानापुर ले जाकर बाबा अजमेर शरीर की तरह में हाजिरी दा करा और फिर खानापुर की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे। अब वे खानापुर में खुद का ही एक बड़ा घर ले लेते हैं। अब शौकत भाई भी इस दुनिया से चलाना कर जाते हैं। फिर जून 1998 में वे अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखते हैं। अब्दुल को समझाया जाता है कि अगर और ज्यादा माल बेचना है तो कंपटीशन खत्म करना होगा, और उनका कंपटीशन सीधा सरकार से था। अब यह सरकार को तो अपने रास्ते से हटाने से रहे। फिर अब्दुल मधुसूदन मिश्रा के पास जाता है और उसे यह सरकारी प्रेस बंद करने के लिए कहता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी प्रेस नासिक प्रेस। मधुसूदन गुस्से में कहता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? पूरे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है ये प्रेस। अब्दुल कहता है, परमानेंट ना सही, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ दिन के लिए बंद की जा सकती है। एक बार मार्केट में स्टैम्प पेपर की कीमत हो गई तो हमारे ही स्टैम्प पेपर बिकेंगे। अब अब्दुल ने सीधा सरकार से पंगा ले लिया था और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है।